Hello student, welcome to all. Today's our lecture on analysis of unsymmetrical fault. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड के बारे में जाना था। अब यहाँ पर हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हमने सीखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ फॉल्ट जो है वो टू टाइप्स के होंगे। एक तो सिंगल लाइन फॉल्ट होगा और दूसरा जो है वो ओपन सर्किट टाइप फॉल्ट होगा। सिंगल जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, उस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर हमने जाना था कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है वो टू टाइप्स के होंगे। एक तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा और दूसरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के रिलेटेड सभी कैलकुलेशन हमने सीखी थी और वहाँ पर हमने जाना था कि हम जो है वो वन पर फेज मेथड से जो भी फॉल्ट है उसकी कैलकुलेशन सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर जो फॉल्ट करंट होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा, यानी कि तीनों फेज जो है वो 120 के डिस्प्लेसमेंट में हमें मिलेंगे। तो वहाँ हमने कैलकुलेशन जो है वो तीनों फेज की एक फेज को लेकर कर दी थी। अब उसके बाद हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में सीखना है, यानी कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उसके अंदर फॉल्ट करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मेनली थ्री टाइप्स के हैं। एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, दूसरा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है और तीसरा डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट है। यानी ये तीन टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो है वो हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये तीनों अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, अगर इसकी हमें फॉल्ट करंट फाइंड करना है तो हमें मालूम है कि ये जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है उसमें जो फॉल्ट करंट की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें 120 डिस्प्लेसमेंट में नहीं मिलेगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 120 नहीं होगा, मतलब कि जो फेस डिफरेंस हमें मिलता है वो अनइक्वल मिलता है, अनबैलेंस कंडीशन मिलती है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट में जब हम कैलकुलेशन करते थे तो वन पर बेस मेथड से कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में अगर कैलकुलेशन ऐसे नहीं कर सकते तो हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, या तो किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर सकते हैं या फिर सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड क्या है उसके रिलेटेड हमने सब कुछ अभी तक सीखा था, क्योंकि वही जो मेथड है उसका अब यूज़ करके हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड जो थी उसके अंदर हमें तीन, जो भी हमारा फॉल्ट था उस फॉल्ट के हमें तीन कंपोनेंट मिलते थे। एक तो हमारा पॉजिटिव कंपोनेंट, दूसरा नेगेटिव कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो अब ये तीनों फेज सीक्वेंस जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, उसके हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके रिलेटेड हमने सभी इक्वेशन जो है वो यहाँ पर सोल्व किए हैं और उसके रिलेटेड हमने फॉर्मूला भी फाइंड किए हुए हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी सभी फॉर्मूला का यूज़ जो है वो हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर करेंगे। तो ये सब जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, सिंगल लाइन फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये तीनों जो फॉल्ट है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा। तो पहले जो है वो हम कुछ एजम्पशन जो है वो ले लेंगे, उसके रिलेटेड फिर हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला एजम्पशन जो हम यहाँ पर लेंगे वो हमारा क्या रहेगा कि जो जनरेटेड ईएमएफ ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली, यानी कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन और जनरेटर दोनों कहीं पर भी अगर जनरेटर है, जनरेटर से हमने ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर है और ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर लोड है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है, कुछ भी हो, तो ये जनरेटर है, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है। तो यहाँ पर कहीं पर फॉल्ट आया अगर, तो ये जो फॉल्ट है उससे फॉल्ट करंट हमें जो मिलेगा उस फॉल्ट करंट की वैल्यू के हम पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। फिर उसके रिलेटेड हम फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर जनरेटर है
उस जनरेटेड ईएमएफ जो है वो हमारी जो सीक्वेंस है पॉजिटिव, उसके अंदर जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू बैलेंस कंडीशन में ही हमेशा रहेगी, ऐसा हमें एज्यूम करना है। कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके जो उसकी जो वैल्यू है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी जो हमें फेजर मिलेगा वो हमें बैलेंस कंडीशन में ही मिलेगा, यानी उसके थ्री फेज के हमें सिर्फ बैलेंस कंडीशन मिल रहा है, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस ही मिलेगा। तो ये एक एजम्पशन लेके हम चलेंगे। और दूसरा जो है वो लोड करंट आर नेग्लेक्टेड। अब लोड करंट जो है हमारी जो फॉल्ट जो है, अगर फॉल्ट हुआ सपोज, तो फॉल्ट होने के बाद जो करंट फ्लो हो रहा है नेटवर्क के अंदर, वो सिर्फ फॉल्ट करंट का ही फ्लो जो है वो हम कंसिडर करेंगे। अगर सपोज हम मान लें कि कोई एक सिस्टम है यहाँ पर और यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, तो उसके रिलेटेड जनरेटर में से यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग करंट हो या फिर कोई भी इक्विपमेंट का करंट, कोई भी करंट हो, लोड का करंट, कोई भी करंट जो होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है वो हमारे जो रेटेड करंट से उससे बहुत ही ज़्यादा होगी, तो उसकी वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो नो करंट आर फ्लोइंग इन द नेटवर्क अदर देन ड्यू टू फॉल्ट, सो लोड करंट आर नेग्लेक्टेड। सेकेंड वन इज द इम्पीडेंस ऑफ द फॉल्ट इज जीरो, यानी कि जो फॉल्ट करंट है उसका इम्पीडेंस हम जीरो ले लेते हैं। सपोज ये कैसा है कि अगर मान लो कि सपोज यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, तो फॉल्ट होने के कारण तो कहीं हो सकते हैं, सपोज सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर कहीं पर हुआ है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब क्या है कि कोई जो हमारे पास जो भी हमारे पास कोई कंडक्टर है, वो कंडक्टर हमारा ग्राउंड से टच कर गया है, और ये ग्राउंड से टच कर जाने का कारण क्या होगा कि जो भी कंडक्टर है वो कंडक्टर के ऊपर कई बार ट्री जो है वो चला गया हो, या कोई भी जो पोल है वो गिर गया हो, कोई भी कारण हो सकता है। अगर कंडक्टर पर सपोज अज्यूम करें कि ट्री जो है वो कंडक्टर पर गिरा है, उससे कंडक्टर ज़मीन पर गिर गया है, तो वो ट्री से कंडक्टर का जो करंट है वो ट्री को होता हुआ ज़मीन को जाएगा। यानी ऐसा कुछ भी कोई भी कंडीशन हो तो उसके अंदर अगर करंट ट्री से होता हुआ अगर अर्थ को जाता है, तो ट्री जो है वो हमारा फॉल्ट, वहाँ पर फॉल्ट, हमें फॉल्ट का इम्पीडेंस मिलेगा, लेकिन उस इम्पीडेंस को हम नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि जो भी फॉल्ट का इम्पीडेंस होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू हम ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। तो हम ट्रांसमिशन लाइन जो है उसका इम्पीडेंस ही कैरी करेंगे। उसके बाद जो फेज आर सेल बी टेकन एज ए रेफरेंस, तो यहाँ पर हम जो है वो हमारे पास तीनों फेजेस हैं, उस तीनों फेजेस का हमने जो है वो सिमेट्रिकल पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट निकाला। उसके बाद जो है वो उसको हमने हमारा जो वेक्टर ए से है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि जो वाई फेज और बी फेज की जो वैल्यू है उसको भी हमने आर फेज में कन्वर्ट कर दी है। यानी यहाँ पर हम जो है आर फेज को अगर रेफरेंस ले तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है वो आर फेज को हम रेफरेंस की तरह कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो ईएमएफ हमारे पास यहाँ इंड्यूस होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में, जब ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू जो है वो हम ई आर, ई वाई और ई बी से डिनोट करेंगे। उसी तरह जो भी हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू वी आर, वी वाई एंड वी बी से डिनोट करेंगे, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई आर, आई वाई और आई बी से डिनोट करेंगे। अब जो है हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो क्या है उसके रिलेटेड उसकी कैलकुलेशन क्या है वो सब हम अब देखेंगे। अब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए यहाँ पर जो है वो हमने एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है आर फेज के अंदर वो है ई आर, जो हमारा वाई फेज के अंदर इंड्यूस हो रहा है ई वाई। उसी तरह जो बी फेज है उसके अंदर जो इंड्यूस हो रहा है वो ई बी। ये हमारे आर, वाई और बी जो है फेज सीक्वेंस है। और यहाँ से न्यूट्रल जो है वो हमने ग्राउंड जो है वो न्यूट्रल है ग्राउंड, और यहाँ पर जो है हमारा
जो भी सपोज ये वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज वी आर हमारा यानी कि ग्राउंड वोल्टेज रहेगा, वो है वी आर। उसी तरह ये वाई फेज है, उसके साथ हमारा जो वोल्टेज रहेगा टर्मिनल वोल्टेज यानी वी वाई, और वी बी वी आर वी वाई एंड वी बी आर और टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पर सपोज फोल्ट 3 फेज सिस्टम है और लाइन टू ग्राउंड फोल्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है। सपोज हम अज्यूम करते हैं, यानी कि लाइन टू ग्राउंड फोल्ट होने के मतलब ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड के साथ सपोज हमने आर फेज को जो है वो ग्राउंड के साथ टच कर दिया है, यानी यहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फोल्ट जो है वो दोनों के बीच में, इसको हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है और ये भी यहाँ पर ग्राउंड ही है। तो ये जो आर फेज है वो ग्राउंड हो गया है। सपोज ऐसा अज्यूम करते हैं, यानी कि एक लाइन जो है वो हमारी ग्राउंड हो गई है, तो हमारा जो नेम हमारे पास है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट। उसी तरह की सर्किट हो गई है, यह सिंगल लाइन वो ग्राउंड हो गई है। अब ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट अगर यहाँ पर हुआ तो उससे क्या होगा कि ये तो ग्राउंड हो गया, मतलब जो ग्राउंड पोटेंशियल पर ये फेज आ जाएगा, यानी वी आर जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0। यानी जो वोल्टेज वी आर है उसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी, क्योंकि ये तो ग्राउंड पोटेंशियल पर है। और अगर ये ग्राउंड पोटेंशियल पर है, उसका मतलब जो हमारा ये दोनों जो है आई बी और आई वाई, उसके अंदर जो है वो किसी भी तरह का करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर अगर हमारा फॉल्ट हुआ है तो फॉल्ट करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा, यानी आई आर करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा। तो फॉल्ट करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा, तो जो दोनों फेज है उस दोनों फेज के अंदर हमारा जो भी करंट होगा अदर देन फॉल्ट करंट, वो हम 0 कंसीडर करेंगे। यानी वही हमने एजम्पशन लिया हुआ है, यानी आई आर जो है यहाँ से करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये ग्राउंड हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो यहाँ से हमारा फ्लो होगा। तो ये दोनों जो फेज है आई वाई और आई बी, उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा आई वाई और आई बी, वो दोनों की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अदर देन जो फॉल्ट करंट है वो सभी करंट हमने 0 कंसीडर किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर सर्किट के रिलेटेड हमने सब कुछ देखा। अब हमें जो है वो फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और फॉल्ट करंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये जो सारी सिस्टम है उससे रिलेटेड वो सब हम अभी देखेंगे। तो पहले तो हमने ये यहाँ पर देखा कि वी आर जो है उसकी वैल्यू 0 है, और करंट आई आर और करंट आई वाई और आई बी जो है उसकी वैल्यू 0 है। तो ये जो तीनों वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। अब हमें क्या करना है कि पहले जो सीक्वेंस करंट है उसकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे हम। तो हम यहाँ पर रेड फेज जो है उसको ही हम कंसीडर करेंगे, उसके रिलेटेड ही कैलकुलेशन करेंगे, उसको रेफरेंस लेके हमने पहले ही एजम्पशन में बोला था। तो रेड फेज के रिलेटेड जो है वो हम सीक्वेंस करंट फाइंड करेंगे। सीक्वेंस करंट में पहले हम 0 सीक्वेंस करंट फाइंड करेंगे। ये आई 0 मतलब हमें रेड फेज का ही है, यहाँ पर आई 0 का मतलब आई आर 0 ही है, लेकिन आर हम सभी जगह पर लिखेंगे नहीं, सो हम आई 0 ही इंडिकेट करेंगे। तो आई 0 बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला था 0 सीक्वेंस करंट फाइंड करने का, 1/3 आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। अब 0 सीक्वेंस करंट में अगर वैल्यू जो है यहाँ पर आई वाई और आई बी की 0 है, उसका मतलब हम यहाँ पर 1/3 आई आर प्लस 0 यानी 1/3 आई आर ले सकते हैं। तो 0 सीक्वेंस करंट की वैल्यू यानी कि आई 0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1/3 आई आर। अब हमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करना है, तो उसके रिलेटेड हमारे पास इक्वेशन है आई पॉजिटिव सीक्वेंस यानी I1, और उसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/3 इंटू आई आर प्लस ए आई वाई प्लस
ए स्क्वायर आई बी। अब 1/3 आई आर एज इट इज़, एक आई वाई की वैल्यू 0 है यानी ये भी 0, ये भी 0, बी आई बी की वैल्यू यानी 1/3 आई आर हमें वैल्यू मिलेगी। अब जो है वो हमें I2 की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट की। तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट का फॉर्मूला हमारे पास है IR प्लस ए स्क्वायर आई वाई प्लस ए आई बी। अब यहाँ पर भी हमें तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो IR एज इट इज़, आई वाई की वैल्यू 0, आई बी की वैल्यू 0, तो हमें मिल जाएगा 1/3 IR। यानी कि जो यहाँ पर हमें तीनों फेज सीक्वेंस जो है IR, IY, I0, I1 और I2 तीनों की वैल्यू हमें 1/3 IR जितनी मिली है। तो तीनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1/3 IR जितनी हमारे पास है। तो हमने उसके रिलेटेड जो है अब ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें इसका यूज़ जो है वो फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए करेंगे। तो अब फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन देखते हैं। तो अब जो है वो हम फॉल्ट करंट फाइंड करेंगे। अब फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए पहले हमें जो है वो फॉल्ट करंट IR की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि I0 प्लस I1 प्लस I2 फाइंड करना है। अब मालूम है कि I0 प्लस I1 प्लस I2 यानी कि तीनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब I0 प्लस I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, 3I0 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने फाइंड किया है। अब हमने I0 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, उसके रिलेटेड फॉर्मूला फाइंड करना है, सॉरी IR के रिलेटेड, क्योंकि वो हमारा फॉल्ट करंट है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे सिस्टम जो है उसके अंदर हमारा इम्पीडेंस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस वो कौन सा रहेगा, Z1, Z2 और Z0। ये तीनों हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस रहेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि अब जो है वो हम एक लूप कंसीडर करेंगे यानी कि ये एन, अभी यहाँ पर देखिए एन पॉइंट जो है वो आर पॉइंट है, यहाँ पर ई पॉइंट है। तो एन आर ई एन जो लूप है वो हम कंसीडर करेंगे। तो अब हम कौन सी लूप कंसीडर करेंगे, एन आर ई एन, यानी कि अब यहाँ से लेके एन आर ई एन, ये जो लूप है वो हम कंसीडर करेंगे। उस लूप के अंदर हम जो है वो KVL की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो बाकी के दोनों करंट तो जीरो है। अब ये लूप हमने कंसीडर की है। तो अब इस लूप के रिलेटेड हम क्या है इक्वेशन जो है वो लेंगे। तो अब ये लूप जो है वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो आर फेज है उसके रिलेटेड हमने तीनों के कंपोनेंट जो है वो निकाले हैं, और ये तीनों कंपोनेंट जो है उसके रिलेटेड ही हमें इम्पीडेंस ड्रॉप जो है वो तीनों के मिलेंगे। यानी क्या है कि हमारे पास I0, I1 और I2 है, यानी कि IR0, IR1 और IR2 है। ये तीनों हमें कंपोनेंट मिले हैं आर फेज के, और हमने ये लूप भी कंसीडर की हुई है, उसके अंदर भी आर फेज है। और ये तीनों इम्पीडेंस अगर तीनों के Z1, Z2 और Z0 हो तो हमें I0, Z0, I1, Z1, I2, Z2 इम्पीडेंस ड्रॉप यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें इम्पीडेंस ड्रॉप मिलेगा I1 Z1, I2 Z2 एंड I0 Z2 Z0। और यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना होगा, VR। तो ये VR, तो VR प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमारा ER, यानी कि हमारा इंड्यूस EMF, जनरेटर का EMF। तो अब ये लूप जो है उससे हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ER इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस I0 Z0 प्लस VR। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो इक्वेशन है वो कैसे लिया है। हमने NREN जो पॉइंट है उस पर KVL लिया है। तो यहाँ पर ER इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर पहले से यहाँ से स्टार्ट करते हैं N से, तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा ER, यानी ER ले लिया। अब यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो होगा, 3 करंट फ्लो हो गए, यानी कि हम जो एजम्पशन लिया है उसके हिसाब से पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव और जीरो,
यानी I0, I1 और I2, और तीनों के रिलेटेड हमें इम्पीडेंस की वैल्यू भी मिलेगी Z1, Z2 एंड Z0। तो हमने उसी का इम्पीडेंस ड्रॉप लिया यहाँ पर I1 Z1, I2 Z2 एंड I0 Z0। और फिर यहाँ पर हमें VR वोल्टेज मिलेंगे, तो VR, तो हमें IER इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला है KVL लेने के बाद। अब हमें मालूम है कि जो VR है उसकी वैल्यू कितनी, हमें पहले ही बताया था कि वो तो 0 है, तो VR की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। और दूसरा जो I1 है, I2 है और I3 है, सॉरी I0 है, वो सभी की वैल्यू जो है वो इक्वल है, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है और VR इज इक्वल टू 0 है। तो हम इक्वेशन जो है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ER इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि VR तो 0 हो गया और दूसरा I1, I2 और I0 इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। अब ये कैसे आया, हाँ, यहाँ पर I1 की जगह पर I0 लिख सकते हैं, यानी Z1 प्लस I0 Z2 प्लस I0, क्योंकि तीनों इक्वल है, यानी I0 Z0 प्लस VR, यानी VR तो 0 ही है। अब इसमें से हम I0 कॉमन ले लेंगे, तो हमें आवाज आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो हमें ER इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब यहाँ से हम जो है वो I0 की वैल्यू निकालेंगे, तो I0 की वैल्यू हमें जो है वो कैसे मिलेगी, तो I0 यहाँ पर ले लेंगे और हमारे पास ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 आ जाएगा। तो ये जो I0 है वो हमारा जीरो सीक्वेंस करंट है। और आगे ही हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, हमने बोला था कि ये जो है वो हम आगे यूज़ करेंगे, वो क्या था कि I0 इज इक्वल टू I1 प्लस इज इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू 1/3 IR। और यहाँ पर IR जो है वो हमारा फॉल्ट करंट है, यानी IR इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 3 इंटू I0, और 3 इंटू I0 यानी 3 इंटू ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो ये हमें जो है वो फॉल्ट करंट की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो इस फॉर्मूला से हम फॉल्ट करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड अगर सीक्वेंस डायग्राम जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम हम यहाँ पर बना जाए, तो वो कैसा बनेगा हमारा, कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो फॉल्ट करंट यानी IR है, तो 3ER है, यानी कि हमारे जो जनरेटर है उसकी वैल्यू 3ER, थ्री ई आर वोल्टेज हमने दिया हुआ है, और उसके साथ हमारे पास तीन इम्पीडेंस है Z1, Z2 एंड Z0, और तीनों इम्पीडेंस में से जो करंट फ्लो आ रहा है उसकी वैल्यू है IR, यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू होगी IR। तो हमें ये जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो हमारे फॉल्ट के रिलेटेड हमारा सीक्वेंस डायग्राम जो हमें वो है मिल गया है। अगर यहाँ पर अगर अज्यूम करें कि हमारे पास जो है वो हमारा इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू हमने नेगलेक्ट की, जो फॉल्ट का इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू हमने नेगलेक्ट की थी, तो हमें इक्वेशन जो है यहाँ पर ऐसा मिला कि IR इज इक्वल टू 3ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। अगर हमने जो एजम्पशन जो लिया था अगर वो ना लिया हो, तो हम जो है वो फॉल्ट करंट की वैल्यू, फॉल्ट इम्पीडेंस की वैल्यू भी कंसिडर करेंगे, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस ZE, ये ZE जो है वो हमारा फॉल्ट इम्पीडेंस रहेगा। तो अगर एग्जांपल में हमें फॉल्ट इम्पीडेंस की वैल्यू नहीं दी गई है या फिर हमें नेगलेक्ट अगर कर देंगे, तो जो है वो हम, तो अब यहाँ तक जो है वो हमने फॉल्ट करंट के फाइंड करने के रिलेटेड फॉर्मूला तक हमने फाइंड किया। अब इसके रिलेटेड जो वोल्टेज के फॉर्मूला है वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, और उसके बाद जो है वो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन फॉल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने
अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उसके बारे में देखा। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट 3 टाइप्स के होंगे, सिंगल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। फिर हमने सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हमने जाना। तो पहले ये जानने के लिए हमने जाना कि जो हमने 2 या 3 एजम्पशन लिए हुए थे। एक तो हम जो है वो आर फेज के साथ ही सभी कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा जो हमारा जो जनरेटर होगा उसकी हमें जो वैल्यू मिलेगी ईएमएफ की वो बैलेंस कंडीशन में मिलेगी। और साथ ही साथ जो इम्पीडेंस की वैल्यू है फॉल्ट इम्पीडेंस की, वो भी हमने जो है वो ज़ीरो कंसीडर की हुई है। और जो फॉल्ट करंट है उसके अलावा जो भी करंट होंगे उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, यानी कि लोड करंट की वैल्यू भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक जो एजम्पशन थे वो हमने देखे। फिर हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट लिया, उसके अंदर हमने आर फेज जो है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। फिर ग्राउंड करने के बाद हमने जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू फाइंड की। वो वैल्यू फाइंड करने के बाद जो भी हमारा आर फेज जो भी आर फेज वाई जो आर फेज है उसकी हमने करंट की वैल्यू फाइंड की। और उसके बाद जो हमने एक लूप कंसीडर की और वहाँ पर केवीएल की वैल्यू लगाई। केवीएल लगाने के बाद जो है वो हमें हमारा इक्वेशन मिला जो था IR इज इक्वल टू 3ER/Z1 + Z0, जो हमारा फॉल्ट करंट का वैल्यू हमें मिल गया है। तो फॉल्ट करंट की वैल्यू यहाँ तक मिल गई है। अब हम फेज वोल्टेज और लाइन टू लाइन फॉल्ट के बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।